नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, 8th लेक्चर इसके अंतर्गत होने वाला है। 7 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए। और जो भी हम यहाँ पर एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। और आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो आप हमारी सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, किसी एग्जाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ करके आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर आपको मेरे ज्योग्राफी के भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मेरे साथ आप ज्योग्राफी को भी यहाँ पर ज्योग्राफी की भी तैयारी आप यहाँ पर मेरे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में हमारा सिविल सर्विसेज का एक आरंभ का बैच लॉन्च होने वाला है, आरंभ 2.0। तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, फरवरी माह से ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए सीधे हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर कितनी प्रमुख प्लेटें हैं? प्रमुख बोल लीजिए या फिर बड़ी बोल लीजिए, है ना? बड़ी शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, 3 प्रकार की प्लेटें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, प्लेट क्या होती है ना? जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो वनडे एग्जाम से या फिर सिविल सर्विसेज के प्री में देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस के साथ थ्योरी में डिटेल में भी हम बहुत सारे फैक्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से आपको पेन कॉपी में नोट डाउन चीजें करनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं कि जो प्लेटें हैं, तो ये कितनी प्लेटें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली बात, जो प्लेटें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं बड़ी प्लेटें, ठीक है, एक होती हैं छोटी प्लेटें, इसके अलावा होती हैं माइक्रो प्लेटें या फिर सूक्ष्म प्लेटें जिनको हम बोलते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। ठीक है, ऐसी प्लेटें जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन, ऐसी प्लेटें जिनका क्षेत्रफल 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होता है, उनको हम बड़ी प्लेटों के अंतर्गत रखते हैं। ऐसी प्लेटें जिनका क्षेत्रफल 1 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से लेकर के 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक का होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? छोटी प्लेटें। 1 मिलियन से 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर आप लगा लेना, है ना? यहां पर वर्ग किलोमीटर में लिख दिया। इसके अलावा 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से जो छोटी प्लेटें होती हैं, ये माइक्रो के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कितनी प्लेटें होती हैं ये हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो बड़ी प्लेटें हैं, इनकी संख्या 7 है। ठीक है, बाकी छोटी प्लेटें कितनी हैं, माइक्रो प्लेटें कितनी हैं, इनके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ महत्वपूर्ण प्लेटों के आपको नाम पता होना चाहिए, और बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है, इनके नाम क्या क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रमुख प्लेटों की बात करें तो हमारे जो पूरी पृथ्वी है, इस पे 7 प्लेटें हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको महाद्वीप और महासागर देखने को मिलेंगे। एक बार जरा हम मैप की ओर चलते हैं और यहाँ पर चीजें देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आपको पूरा वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा और यहाँ पर कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यही बड़ी प्लेटें हैं, जैसे कि एक नॉर्थ अमेरिकी प्लेट हो जाएगी, साउथ अमेरिकी प्लेट हो जाएगी, अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी, यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक बड़ी प्लेट है। ठीक है, तो ये 5वीं प्लेट हो जाएगी। एक अंटार्कटिक प्लेट यहाँ पर हो जाएगी, और एक लास्ट बची पैसिफिक प्लेट। ठीक है, जो पैसिफिक प्लेट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये 7 बड़ी प्लेटें हमें देखने को मिलती हैं। अब एक बात याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि ये जो अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई प्लेट है या फिर नहीं है। तो ये अटलांटिक महासागर की कोई भी प्लेट नहीं है, बल्कि जो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में बटी हुई है। याद रखना, अटलांटिक महासागरीय कोई प्लेट नहीं है, क्योंकि अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस 7 प्लेटों के नाम आपको याद रखना। इसके अलावा नजका प्लेट आप देख रहे हैं, कोकस प्लेट दिख रहे हैं, कैरेबियन प्लेट दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो कुछ प्लेटें हैं, अरेबियन प्लेट, ये छोटी प्लेटें हैं, है ना? यहाँ पर हमने देखा था छोटी प्लेटें, तो ये छोटी प्लेटें हैं। और जुआन डी फूका आप देखेंगे तो ये एक माइक्रो प्लेट है। ठीक है, जुआन डी फूका ये एक माइक्रो प्लेट है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के विघटन का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, आपको पता होगा, आपने अल्फ्रेड वेगनर साहब की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा।
ठीक है। तो देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में ये दी गई थी, इसमें क्या कहा गया था कि आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, हमारी जो ये पृथ्वी है इस पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, एक ही महाद्वीप था। वर्तमान में कुछ इस प्रकार से आपको महाद्वीप देखने को मिलते हैं, लेकिन आज से करीब 20 करोड़ या फिर 200 मिलियन साल पहले, 200 या फिर 225 मिलियन साल पहले की बात है कि हमारी पृथ्वी पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम पेंजिया बोलते थे, या फिर अल्फ्रेड वेगनर साहब ने इसको पेंजिया नाम दिया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये टूटना स्टार्ट हुआ है ना, और लगभग आप देखेंगे तो 15 करोड़ वर्ष पहले, या फिर आप बोल लीजिए 20 से 15 करोड़ वर्ष पहले ये दो भागों में टूटा। ऊपर वाले को बोला गया लॉरेशिया और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड, या फिर लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में दो पार्ट में ये टूटा करीब 15 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। इसी प्रकार से टूटने की प्रक्रिया चलती रही और ये धीरे धीरे टूटता रहा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, जो आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखते हैं, पूरा यूरोप देखते हैं, ऊपर वाला जो यूरेशिया वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, कुछ एशिया का भी पार्ट उसमें शामिल है, तो ये आपको अंगारा लैंड का ही पार्ट देखने को मिलेगा। जबकि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये और ये अंटार्कटिका वगैरह, ये किसका पार्ट देखने को मिलेगा, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्तमान इस प्रकार से आप देखेंगे तो 20 करोड़ की जर्नी के पश्चात ये कुछ इस प्रकार से आपको महाद्वीप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसी गोंडवाना लैंड का बच्चों, जो ये नीचे वाला गोंडवाना लैंड है, इसी में हमारा इंडिया भी लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा इंडिया है, और इस प्रकार से करोड़ों वर्षों में ट्रेवल करते हुए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, इस प्रकार से यूरेशियन प्लेट थी, बीच में क्या था, बीच में टैथिस सागर था, बीच में टैथिस सागर था, और यहाँ से हमारी ये इस प्रकार से इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रही थी। और धीरे धीरे जब ये खिसक के यूरेशियन प्लेट से टकराई तो टैथिस सागर के अवसादों के पश्चात ही द ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो ये सभी चीजें आपको पता हो, ठीक है। तो पेंजिया का जो विखंडन हुआ था आज से करीब 200 मिलियन वर्ष पहले या फिर 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, आपको याद रखना है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अंगारा लैंड से, गोंडवाना लैंड से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का था, अंगारा लैंड का था। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट था, अंटार्कटिका किसका पार्ट था, नॉर्थ अमेरिका किसका पार्ट था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी हमने डिस्कस किया, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या कहा था, यही है ना, कि ये जो भी महाद्वीप है ये लगातार गतिशील हैं, ठीक है। और आज से 20 करोड़ वर्ष पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, धीरे धीरे इसका विखंडन हुआ और वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। जो इन्होंने ये पूरा सिद्धांत दिया था, तो बहुत सारे इसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए थे जो कि कुछ ऑथेंटिक थे और लेकिन कुछ सही भी नहीं थे। तो अभी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अभी बस इतनी जानकारी आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दिया था। और जो पूरा सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक, ये जो पूरा सिद्धांत है, ठीक है, ये कोई बच्चों एक सिद्धांत नहीं है कि डायरेक्ट किसी ने बता दिया कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है। ये कोई सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसके पहले है ना 1960 में, ठीक है, हैरी हेस नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सागर नितल प्रसरण, ठीक है, सागर नितल प्रसरण। और इसके साथ साथ उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता दिया था। साथ ही साथ आगे चल करके पार्कर और मैकेंजी नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी, ठीक है। तो देखिए इसके पहले प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के पहले बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत आए, जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, ठीक है, सागर नितल प्रसरण हैरी हेस ने दिया 1960 में, और इन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को थोड़ा थोड़ा समझा दिया था। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स के द्वारा दिया गया और आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया। संवहन तरंग सिद्धांत क्या है? जैसे कि ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक है, और यहाँ पर ये एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लावा अर्ध तरल अवस्था में भरा हुआ है, और यहाँ पर इसी लावा की, यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो लावा भरा हुआ है, इनकी चक्रीय गति में ये जो गर्म पदार्थ है नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब
जो गर्म पार्टिकल हैं ये ऊपर आते हैं, ठीक है, और फिर ऊपर से ठंडे पार्टिकल नीचे आते हैं। तो लगातार इस प्रकार से जो यहाँ पर लावा है ये इनकी चक्रीय गति चलती रहती है और यही लगातार ऊपर मूव करते हैं और इस प्रकार से यदि कोई दरार इनको मिल गई तो ज्वालामुखी के रूप में ये लावा बाहर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं संवहन तरंग सिद्धांत, जो कि आर्थर होम्स ने दिया था। और एक और है रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, जो कि जॉली ने दिया था। अभी मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि इन सभी सिद्धांतों को सम्मिलित रूप से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है ना, जिसकी विस्तृत व्याख्या पार्कर एंड मैकेंजी ने की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला है वलित पर्वतों का निर्माण भूपटल पर कहां देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपने हिमालय के बारे में पढ़ा है, एंडीज के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, वेस्टर्न कार्डिलेरा, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है, एंडीज, बहुत सारे ऐसे माउंटेन हैं जो कि न्यू वलित पर्वत, नवीन फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है, न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। तो ये कहां पर होते हैं, ये हमेशा आपको प्लेटों के मार्जिन पर देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से, है ना, प्लेटों के मार्जिन पर इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। मतलब प्लेटों के मार्जिन से मतलब का क्या है, जहां पर भी प्लेटों का अभिसरण होता है, जहां पर भी प्लेटों की टक्कर होती है, कन्वर्जन होता है, वहां पर आपको फोल्डेड माउंटेन या फिर वलित पर्वत देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, ठीक है, एक मिनट, हमारा इंडिया, ठीक है, जैसे आपको पता है ये हमारी इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये यूरेशियन प्लेट है। ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है। हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जब टक्कर हुई, बीच में क्या था, टेथिस सागर था, ठीक है, टेथिस सागर था, ये टेथिस सागर है, ठीक है। जब इन दोनों प्लेटों की टक्कर हुई तो हमारी जो इंडियन प्लेट है ये हैवी थी, ठीक है, तो ये नीचे गई और टेथिस सागर के ही अवसाद हिमालय के रूप में इस प्रकार से फोल्ड हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दो प्लेटों का कन्वर्जन हुआ, टक्कर हुई, ठीक है, और बीच में जो अवसाद थे उसके कारण यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। तो अक्सर क्या होता है, वलित जो पर्वत होते हैं इनका निर्माण भूपटल पर कहाँ देखने को मिलता है, जहां पर अभिसारी प्लेट किनारा देखने को मिलता है। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, तीन प्रकार के यहां पर हमें प्लेटों के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक मूवमेंट है ये वाला, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे के पास आ रही हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, रुक जाइए, इनको हम जैसे ऑप्शन है उस हिसाब से थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले है अपसारी प्लेट किनारा, ठीक है, इसमें क्या होगा, दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। अभिसारी में क्या होगा, दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी। एक होता है संघर्षी प्लेट किनारा, इसमें क्या होता है, दो प्लेटें इस प्रकार से घर्षण करते हुए, संघर्ष करते हुए निकल जाएंगी। बस समझ में आ गई। अब देखिए जहां पर ये दो प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, है ना, इसको हम बोलते हैं अपसारी प्लेट किनारा या फिर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर रिज का निर्माण होता है, ठीक है, यहां पर रिज का निर्माण होता है, नए क्रस्ट की उत्पत्ति होती है, भूपटल की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप देखते होंगे मध्य अटलांटिक महासागरीय जो कटक है, ठीक है, समुद्र के अंदर एक छोटी पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, ठीक है, तो वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, कहां पर, अपसारी प्लेट किनारे पर देखने को मिलेगी। अब जहां पर दो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अभिसारी प्लेट किनारा। तो वलित पर्वतों का निर्माण आपको अभिसारी प्लेट किनारे के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के पश्चात हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय कैसा है, फोल्डेड माउंटेन है। साउथ अमेरिकी प्लेट और पैसिफिक प्लेट की टक्कर के पश्चात एंडीज का निर्माण हुआ, वो भी एक वलित पर्वत है। नॉर्थ अमेरिकी प्लेट और पैसिफिक प्लेट की टक्कर के पश्चात आप देखेंगे तो वेस्टर्न कार्डिलेरा, रॉकी जैसे माउंटेन का निर्माण हुआ। अफ्रीकी प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर के पश्चात एटलस माउंटेन बना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देखेंगे जहां पर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है वहां पर आपको फोल्डेड माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभिसारी प्लेट किनारे या फिर कन्वर्जेंट जो प्लेट मार्जिन होते हैं, यहाँ पर आपको वलित पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए इस प्रकार से ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक प्लेट है, इस प्रकार से गई। ये ओशियनिक प्लेट थी, जो ओशियनिक प्लेट होती है ये हैवी होती है, तो हैवी प्लेट हमेशा नीचे सबडक्ट होती है, ठीक है। तो ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, ये हैवी प्लेट है, इसका घनत्व तो थोड़ा सा कम है, तो ये नीचे जाएगी, ठीक है। जब नीचे जाएगी तो यहाँ से आप देखेंगे इसके साथ क्या जाएगा, महासागर का जल भी जाएगा, तो जलवाष्प के रूप में यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ठीक है। आप देखेंगे एंडीज और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको माउंटेन्स का निर्माण, इसके अलावा ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ट्रेंच का निर्माण भी देखने को मिलता है। एक ये है प्लेटों का अपसरण, यहाँ पर दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट
कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रिज का निर्माण होगा, ओशियनिक रिज का या फिर कटक का निर्माण देखने को मिलता है, जैसे कि मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक है, ठीक है। इसके अलावा एक ये होता है जहां पर प्लेटें घर्षण करते हुए मूवमेंट कर रही हैं, यहाँ पर आपको ना कटक देखने को मिलेंगे, मतलब ना भूपटल का निर्माण होगा ना विनाश होगा, यहाँ पर आपको भूकंप देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर भूपटल का निर्माण होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नई भूपरपट्टी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भूपटल का विनाश होता है ना, मतलब प्लेट लगातार यहाँ पर नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर प्लेट का विनाश हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला है, इनमें से कौन सी छोटी प्लेट है, ठीक है। अब आपको यदि बड़ी प्लेट है पता है तो आप आसानी से बता पाएंगे। एक तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये बड़ी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट भी बड़ी प्लेट है, नजका प्लेट जो है बच्चों ये आपको देखने को मिलेगी छोटी प्लेट के रूप में, ठीक है। जबकि मारियाना जो प्लेट है ये कैसी प्लेट है, तो ये माइक्रो प्लेट है ना, ये माइक्रो प्लेट है या फिर सूक्ष्म प्लेट है, ठीक है, ये सूक्ष्म प्लेट है। थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए नजका प्लेट कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के यहाँ पर आपको प्रशांत महासागरीय प्लेट के आसपास नजका प्लेट देखने को मिलेगी, जो कि छोटी प्लेट के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कोकस प्लेट हो गई, ये भी छोटी प्लेट है, कैरेबियन प्लेट हो गई, ये छोटी प्लेट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, जुआन डी फूका ये माइक्रो प्लेट है। तो ऐसी कुछ ही 3-4 प्लेटें ही आपको पता होना चाहिए माइक्रो और सूक्ष्म के अंतर्गत, यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। चलिए अगला है, एस्थेनोस्फीयर से क्या आशय है, ठीक है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना या फिर इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझ रहे थे, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर के लिए हम थोड़ा सा मैप की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको अलग से मैप में समझा देता हूँ। ये हमने पृथ्वी का एक टुकड़ा काट करके निकाल लिया, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और लाइन बना दी है इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, मेंटल है पूरा, है ना, ये पूरा मेंटल है, ये क्रस्ट है और ये कोर है, ठीक है। अब ये वाली जो लेयर बनाई है बच्चों, ये वाली मैंने, ये ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर है, ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इसको हम बोलते हैं, स्थल मंडल इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, स्थल मंडल। और इसी स्थल मंडल को, लिथोस्फीयर को हम क्या बोल देते हैं, प्लेट बोल देते हैं, ठीक है। अब इस प्लेट के नीचे क्या है, जो ये प्लेटें मूवमेंट करती है, तो इसके नीचे है ये, इसके नीचे है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, या फिर इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। मेंटल में ही यदि हम बात करें, सबसे पहली बात क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, ये पूरा क्रस्ट हो गया व्हाइट वाला, और जो रेड मैंने कर दिया है ये ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर है। इन दोनों को संयुक्त रूप से लिथोस्फीयर बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं, और इसी को हम प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे क्या है, इसी के जस्ट नीचे है दुर्बलता मंडल, जहां पर अर्ध तरल अवस्था में लावा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। और ये कैसा है, अर्ध तरल अवस्था, अर्ध तरल अवस्था मतलब शहद के जैसे गाढ़ा है ये, ठीक है। और इसी अर्ध तरल अवस्था वाले लावा में जो ये प्लेटें हैं ये मूवमेंट करती हैं, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ एक दूसरे के पास कन्वर्जन करते हुए और कुछ संघर्ष करते हुए इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, एस्थेनोस्फीयर से क्या आशय है, तो यह अर्ध तरल अवस्था में है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको एक बार मैं हटा देता हूं, देखिए यह कठोर अवस्था में बिल्कुल नहीं है, यह तरल अवस्था में बिल्कुल नहीं है, आउटर कोर जो है वो तरल अवस्था में, ठीक है। तो यह अर्ध तरल अवस्था में मौजूद है, आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा हो गया स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल में क्या आ गया, क्रस्ट प्लस मेंटल की ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर, इसको हम बोलेंगे स्थल मंडल या फिर इसी को हम बोलते हैं प्लेट। फिर ये हो गया एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, जो कि अर्ध तरल अवस्था में, और इसी स्थल मंडल में ये प्लेटों का मूवमेंट होता है। चलिए ये देखिए टेक्टोनिक प्लेट से क्या आशा है, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट किसको बोलते हैं, तो मैंने बताया, अभी क्या बताया था कि क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर जो होती है इसको हम स्थल मंडल लिथोस्फीयर बोलते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं प्लेट। बात समझ में आ गई, ये देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये वाला, इसको ही हम प्लेट बोल देते हैं, स्थल मंडल बोल देते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे तो चीजें आपको समझ में जाएंगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर टफ चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्थर होम्स के द्वारा संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, कब किया गया था भैया, 1928-29 के टाइम पे
इसका प्रतिपादन किया था आर्थर होम्स साहब ने, है ना। इन्होंने मैग्मा की चक्रीय गति के बारे में बताया था, है ना, कि इस प्रकार से संवहन धाराएं चलती हैं, इस प्रकार से संवहन धाराएं चलती हैं। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तत्व हैं, ये गर्म होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। अब जैसे देखिए, आप यदि पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक तपेली ले ली है ना, ये, और नीचे से आपने फ्लेम आग जला दी, ठीक है। तो पानी गर्म कैसे होगा, सबसे पहले ये पानी भरा है, ठीक है, ये पानी भरा है, पानी गर्म कैसे होगा, आपने यहाँ से टेम्परेचर दिया, तो नीचे वाला जो पार्टिकल है ये गर्म होंगे, ये गर्म होकर के ऊपर जाएंगे, ऊपर के ठंडे पार्टिकल नीचे आएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, गर्म पार्टिकल ऊपर जाते हैं, ऊपर के ठंडे नीचे आते हैं, लगातार इस प्रकार से चक्रीय गति चलती है, और इसी प्रकार से ऊपर इस प्रकार से मूवमेंट करता है, लावा हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता है, और इस प्रकार से ज्वालामुखी के द्वारा ये इसको जगह मिलती है, तो ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो आर्थर होम्स साहब ने संवहन धारा या फिर संवहन तरंग सिद्धांत को बताया था, प्रतिपादन इसका किया था। सागर नितल प्रसरण किस पर आधारित है? सागर नितल प्रसरण, इसको पहले समझो। सागर नितल, ये सागर है भैया, ठीक है, ये तो हो गया तल, ऊपर वाला हो गया तल, और ये हो गया नीचे वाला नितल, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझो। अब सागर नितल प्रसरण मतलब फैलना, मतलब ये जो सागर का नितल है ये लगातार फैल रहा है। अब ये कैसे होगा, ठीक है, जब ओशियन के अंदर नए क्रस्ट का निर्माण होगा, ठीक है, तभी तो सागर फैलेगा ना, आप समझ गए होंगे। तो ये कब होता है, जब प्लेटों का अपसरण होता है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो अपसारी प्लेट किनारों में आपको सागर नितल प्रसरण देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे अटलांटिक महासागर जो है, यहां पर प्लेटों का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, ठीक है, और यहां पर आपको एक रिज देखने को मिलेगा, एक कटक देखने को मिलेगा। जरा मैप में देख लीजिए, देखिए, सबसे पहली बात इसको समझ लीजिए, ये ओशियन है, ये ब्लू कलर से ओशियन दिख रहे हैं, ठीक है। ओशियन के अंदर क्या हो रहा है, ये मैग्मा ऊपर आ रहा है यहां से, ठीक है, मैग्मा ऊपर आ रहा है। ये प्लेट है, एक ये प्लेट इस साइड जा रही है, इस प्लेट का मूवमेंट इस साइड हो रहा है, इस प्लेट का मूवमेंट इस साइड हो रहा है। अब जब लगातार दोनों प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, लावा बाहर आ रहा है, तो लगातार यहाँ पर नई भूपरपटी बन रही है, छोटे छोटे पर्वत बन रहे हैं, रिज बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नई भूपरपटी का निर्माण हो रहा है, सागर का जो नितल है लगातार फैल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या बनते हैं, रिज बनते हैं, ठीक है। रिज को क्या बोलते हैं हम, मतलब ओशियन के अंदर ऐसा समझो, ओशियन के अंतर्गत जब लावा बाहर आता है तो वो छोटे छोटे पर्वत बन जाते हैं, ठीक है, उनको ही हम रिज या फिर कटक बोल देते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर आप समझो, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ये अटलांटिक महासागर है, और ये जो मैंने लाइन बताई ये मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक समुद्र के अंदर आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। पर्वत श्रृंखला मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं है, छोटे छोटे कटक देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्लेट इस प्रकार से यहाँ पर मूवमेंट कर रही है, और लगातार नई भूपरपटी का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इस प्रकार से विश्व में देखेंगे तो यहाँ पर मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक देखने को मिलेगी, यहाँ पर देख लीजिए, इन इन स्थानों में ये कटक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत मेखला कहां पर देखने को मिलती है? परि प्रशांत मेखला, इसको हमने ज्वालामुखी भूकंप वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, लेकिन ये फेवरेट क्वेश्चन होता है वनडे एग्जाम्स का, ठीक है। तो परि प्रशांत मेखला बच्चों हमें कहां देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर के तट पर, है ना, जहां पर प्रशांत महासागर है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशन है, और ये पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, बहुत सारी प्लेटों का आपस में अभिसरण हो रहा है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे ये प्लेटों का इस प्रकार से अभिसरण हो रहा है। जब प्लेटों का अभिसरण होगा, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां ज्यादा होंगी, तो वहां पर क्या होंगे, भूकंप आएंगे, है ना। भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी घटनाएं होंगी, ज्वालामुखी के साथ साथ वलित पर्वतों का निर्माण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा घटनाएं आपको इसी रीजन में देखने को मिलती हैं, और इसको ही हम बोलते हैं परिप्रशांत मेखला, या फिर प्रशांत महासागर का अग्निवलय इसको हम बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर इसको हम बोलते हैं। आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां आपस में हो रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस भूसन्नति से हुआ है? तो टैथिस भूसन्नति से हिमालय का निर्माण हुआ है। वही चीजें, कुछ नहीं है, यूरेशियन प्लेट थी, है ना, यहाँ पर ये हमारी इंडियन प्लेट थी, और यहाँ पर क्या था, टैथिस सागर था। अभी आप इतना ही समझिए, हालांकि टैथिस भूसन्नति एक अलग थ्योरी थी, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन अभी क्वेश्चन का जो बोल रहा है कि हिमालय का निर्माण किस भूसन्नति से हुआ है, भूसन्नति का मतलब ऐसा आप समझिए, इसको जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। एक उथला सागर है ना, उथला और कम गहरा सागर, छिछला सागर, उथला और छिछला सागर,
ठीक है, उसको हम बोलते हैं भूसन्नति। तो यहाँ पर जो ये टैथिस सागर है इसको ही टैथिस भूसन्नति बोला गया, जो कि गहरा और कम गहरा और छिछला था, ठीक है, उथला और छिछला था, और समय के साथ बहुत सारी नदियों ने यहाँ पर अवसादों को इकट्ठा किया था। जब ये दोनों प्लेटें टकरा करके जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो इसी टैथिस सागर के अवसाद जो थे वो हिमालय के रूप में फोल्ड हो गए और हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। हालांकि भूसन्नति सिद्धांत अलग है, कोवर महोदय ने इसको दिया था, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसका आंसर आप समझिए कि टैथिस भूसन्नति इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगला है महासागरीय जो प्लेटें होती हैं ये किससे निर्मित होती हैं, ठीक है। तो जो महासागरीय प्लेटें होती हैं बच्चों ये बेसाल्ट से निर्मित होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं महासागरीय प्लेट, इनका जो घनत्व होता है, ठीक है, इनका घनत्व अधिक होता है ना। क्या बोल रहा है, महासागरीय प्लेटें किससे निर्मित होती है, तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती हैं। इनका घनत्व, इनकी डेंसिटी अधिक होती है, और हमेशा अधिक घनत्व वाली जो प्लेट है, ठीक है, ये मान लीजिए ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, ठीक है, और ये मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट है ना, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। इनका अभिसरण हुआ तो जो कि ये महासागरीय प्लेट थी इसका घनत्व क्या था, इसका घनत्व हमेशा होगा ज्यादा, क्योंकि ये किससे निर्मित है, ये बेसाल्ट से निर्मित है। जो महाद्वीपीय प्लेट होती है ये ग्रेनाइट से निर्मित होती है, और इसकी जो डेंसिटी होती है ये भी कम होती है, ठीक है। हमेशा ज्यादा घनत्व वाली जो प्लेट होगी वो कम घनत्व वाली प्लेटों के नीचे जाएगी, आपको याद रखना है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ग्रेनाइट से पूछ ले, महाद्वीपीय प्लेट से पूछ ले, आपको पता होना चाहिए महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट में अंतर, किसका घनत्व ज्यादा होगा किसका कम होगा, कौन सी जो प्लेट है वो किस चट्टान से निर्मित होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन तो हमने 12 ही डिस्कस किए हैं, लेकिन इन 12 क्वेश्चन में हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कवर कर लिए कि प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपको लेक्चर तभी समझ में आएगा थोड़ा सा जब आपने इसके बारे में पढ़ रखा हो ना। यदि आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं एमसीक्यूज वाला, तो यदि आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको शायद समझ में ना आए चीजें, ठीक है। थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा लेक्चर है, पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, इसके लिए आपको डिटेल में थ्योरी पढ़नी होगी, ठीक है। तो फिलहाल आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।